नेहा अपने घर के आंगन में बने हुए आम के पेड़ के पास खेल रही होती है कि तभी उसकी माँ शालिनी उसके पास आती है और कहती है, नेहा बेटा, पहले मेरे पास आकर खाना खा ले। जब देखो इधर उधर खेलती रहती है और खाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। देखो ना, हमारे पेड़ पर कितने अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं। मैंने शाम को तोड़कर खा लिए थे, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। ये बात सुनकर शालिनी नेहा के सर पर एक मारती है और कहती है, तुझे कितनी बार बोला है कि पेट में दर्द हो जाएगा, इस तरह से कच्चे आम मत खाया कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। दोनों इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तभी शालिनी का पति मुकेश आता है और कहता है, शालिनी, अपनी बेटी को तो तुम सारा दिन डांटती रहती हो, लेकिन कम से कम मुझे खाना परोस दो। मैं भी अपने जमींदार के यहाँ काम करने के लिए चला जाऊँ। बहुत ज्यादा भूख लग रही है और जमींदार सारा दिन पसीना भी तो बहाने को कहता है। ठीक है, आप अपनी गुड़िया को लेकर अंदर आइए, मैं अभी आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। नेहा ने अभी भी एक आम तोड़कर चुपके से अपने पास रखा हुआ था। जैसे ही पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो शालिनी ने आलू मेथी की सब्जी और पराठे बनाए हुए थे, लेकिन मेथी कड़वी निकल जाती है और मुकेश कहता है, ये क्या शालिनी, तुमने मेथी अच्छे से नहीं देखी? देखो, ये तो कड़वी है, इसे खाकर तो मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। माफ करना जी, मुझे नहीं पता कि ये कड़वी कैसे रह गई। शायद ज्यादा दिनों से घर में रखी हुई थी, इसलिए हो गई होगी। घर में फ्रिज भी तो खराब पड़ा है। तभी नेहा वो आम निकालती है और उसके बाद वो बड़े स्वाद लेकर आम से रोटी खाने लगती है और कहती है, अरे वाह, मैं तो इस पराठे के साथ आम खा सकती हूँ और ये कितना बढ़िया लग रहा है। पापा, आप भी खाकर देखो कि कितना ज्यादा स्वाद है। अब मुकेश भी उस आम के साथ में पराठा खाता है और उसे भी वो बहुत पसंद आता है और दोनों को इस तरह से खाते देखकर शालिनी का जी भी ललचा जाता है। शालिनी एक निवाला खाने के बाद कहती है, अजी, मैं सोच रही थी कि जब नेहा को आम इतना ज्यादा पसंद है और घर में फ्रिज खराब है और सब्जियां बर्बाद हो रही हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी आम की चटनी बनाकर रख लूं। हम उसी के साथ रोटी और पराठा खा लिया करेंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छा तरीका है शालिनी, तुम ऐसा ही कर लो। इस बहाने हमारे पास खाने के लिए ये खट्टी मीठी आम की चटनी तो होगी। अभी तो कच्चे आम के साथ में पराठे खाने पड़ रहे हैं। अब ऐसा ही होता है। शालिनी नेहा को अपनी कमर पर बिठाकर उससे कुछ आम तोड़ने को कहती है, जिसके बाद माँ बेटी मिलकर उन आमों को नल के पास ढोती है और उसके बाद शालिनी एक चूल्हा जलाकर खट्टी मीठी आम की चटनी बनाकर तैयार करती है। शाम के समय वो घर के आंगन में ही बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी मुकेश काम से थका हारा घर आता है और खुशबू सूंघ कर कहता है, अरे वाह, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में बहुत ही स्वाद खाना बना है, सच में। और सुनो, मुझे रास्ते में हरिया काका मिले थे, उन्हें भी बुला लो, वो भी पराठे और आम की चटनी खा लेंगे। सुना है उनकी पत्नी मायके गई है। जी, ये सभी गांव वाले हमारी परिवार की तरह तो है। जब हम प्रेम विवाह करके इस गांव में आकर बसे थे तब इन्होंने ही हमारी मदद की थी, तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है। अब मुकेश हरिया काका को लेकर भी घर आ जाता है और हरिया काका के साथ एक दो पड़ोस के लोग भी अब आंगन में आकर बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हुआ है। और तभी पड़ोस में रहने वाली शकुंतला आंटी खट्टी मीठी आम की चटनी और पराठे खाकर कहती हैं, सुना है तूने शालिनी, हमारी गली के बाहर जो बुढ़िया ठेला लगाया करती थी, जो दाल और रोटी बेचा करती थी, तो वो कह रही थी कि किसी को उसका ठेला खरीदना हो तो बता दे। वो सब तो ठीक है काकी, लेकिन ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे मूर्ख लड़की, मैं तुझे ये कह रही हूँ, जब तू इतनी अच्छी आम की चटनी और पराठे बना रही है तो तू इसका व्यापार क्यों नहीं करती? मुकेश को भी थोड़ा सहारा मिलेगा। इस घर में एकमात्र मुकेश ही कमाने वाला है और तुम दोनों का प्रेम विवाह हुआ है, इसलिए तुम दोनों के ही परिवार वाले कभी भी तुम्हारा साथ देंगे नहीं। तो ऐसे में तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे तो भविष्य के लिए जोड़ पाओगे। पर काकी, अगर शालिनी ठेला संभालने के लिए चली जाएगी तो फिर नेहा का ध्यान कौन रखेगा? आप तो जानते हो कि नेहा कितनी चुलबुली है, अक्सर उसे चोट लग जाती है और आजकल जमाना भी तो खराब है। तू फिक्र क्यों करता है मुकेश? जब तूने हम सबको इतना अपना समझा कि जिस जिसके घर पर खाना नहीं बना था उसे लेकर अपने घर आ गया, वो भी बिना सोचे समझे कि तेरे घर में कितना अनाज है, तो फिर हम सब मिलकर तेरी बेटी का ध्यान नहीं रख सकते? शालिनी को भी ये बात सुनकर अच्छा लगता है। दरअसल शालिनी और मुकेश अलग अलग जाति के थे और दोनों ने भागकर शादी की और दोनों इस गांव में आकर बस गए थे। इस पूरे गांव ने उन्हें अपना लिया था। जमींदार ने उन्हें काम दिया और शकुंतला काकी ने अपना घर रहने के लिए दे दिया। अब शकुंतला काकी की बात मानकर शालिनी उस ठेले को खरीद लेती है और पराठे और आम की चटनी बेचने लगती है। आओ आओ आओ, आम की चटनी और पराठे खाओ, आओ आओ, आम की चटनी और पराठे खाओ। सुबह से लेकर शाम तक शालिनी आम की चटनी और पराठे बेचती है। उसकी आम की चटनी इतनी खट्टी मीठी और पराठे इतने ज्यादा नरम थे कि जो लोग 2 पराठे खाने के लिए आते हैं वो कम से कम 4 पराठे खाकर जाते थे। ये सब कुछ देखकर शालिनी भी बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन वो घर आई तो हैरान रह गई। नेहा अपनी नानी के पास बैठी हुई थी। अपनी माँ को देखकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप यहाँ कैसे और
आपने हमें ढूंढा कैसे? एक माँ की ममता तो उसे उसकी बेटी तक खींच कर ही ले आती है मेरी बच्ची। ऐसे ही मेरी ममता भी मुझे तेरे पास खींच कर ले आई। शालिनी अपनी माँ को गले से लगा लेती है और भरी आंखों से कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए। जो भी मैंने किया वो गलत था, लेकिन मैं मुकेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। शायद हमने ही तेरे प्यार को समझने में गलती कर दी थी और जातिवाद के चक्कर में कभी अपनी बेटी की भावना को मैं समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब पता चला कि तू गांव के अंदर आम की चटनी और पराठे का व्यापार करती है। मुझे भी तो खिला। नहीं नहीं नानी, ऐसे नहीं। माँ तो सब लोगों से पैसे लेती है आम की चटनी और पराठे खिलाने के। आपको भी पैसे देने पड़ेंगे। धत पागल, नानी से ऐसी बातें नहीं करते। थोड़ी देर में जमींदार के यहाँ से काम करके मुकेश भी घर आ जाता है। अब अम्बा मुकेश से भी माफी मांगती है। अब अम्बा जाते हुए कुछ पैसे शालिनी के हाथ में रख, वो पैसे लाखों में थे। शालिनी ये देखकर हैरान हो गई। हैरान मत हो मेरी बच्ची, दरअसल मेरे दोनों बेटों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। मैंने दोनों से लड़ाई की और तेरा हिस्सा भी हासिल किया और उसके बाद सिर्फ तुझे ढूंढने के लिए निकल गई। और जब तू मुझे मिल गई तो फिर मैं तुझे तेरा हिस्सा देने आ गई। इससे अब अपना आम का ठेला मत लगा, अपनी आम की चटनी और पराठे की एक दुकान शुरू कर दे, क्योंकि अब ये तेरे हिस्से के पैसे हैं। इसीलिए कहते हैं माँ हमेशा माँ होती है। बच्चे चाहे जितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन माँ उन्हें माफ कर देती है और माँ की ममता कभी किसी भी गलती की वजह से कम नहीं होती। अब अम्बा फिर से शालिनी को बड़े प्यार से चूम कर अपने घर के लिए निकल जाती है और शालिनी उन पैसों में से कुछ पैसे शकुंतला काकी को दे देती है, क्योंकि उन्होंने उसे घर मुफ्त में रहने के लिए दिया था। और बचे हुए पैसों से वो अपनी आम की चटनी और पराठे की दुकान शुरू करती है। वो धीरे धीरे बहुत सारे आम के पेड़ लगाती है और धीरे धीरे आम की चटनी डब्बे में पैक करके भी सप्लाई करने लगती है। इस तरह नेहा की परवरिश भी बहुत अच्छे से हो पाती है और मुकेश भी जमींदार के यहाँ से काम छोड़कर उसकी मदद करने लगता है। मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक, तू आराम से नाश्ता कर, बजाने दे घंटी कुछ देर, नहीं खोलेंगे तो चली जाएगी वापस। ओहो माँ, मेरा एक जरूरी पार्सल आने वाला है, जरूर वही आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर ऋषभ नाश्ते के बीच से उठा और घर का मेन गेट खोल दिया। पर सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर ऋषभ का मुंह उतर गया और बुझी आवाज में उसने अपनी माँ से कहा, माँ सुनंदा ताई आई है। अरे अपनी माँ को बाद में बुलाना, पहले मुझे अंदर तो आने दे, चल परे को हट। ये कहकर सुनंदा ने ऋषभ को हल्के से धक्का दिया और उसे साइड में हटाकर खुद घर के अंदर आ धमकी। तब तक ऋषभ की माँ तारा भी रसोई से बाहर आ चुकी थी और फिर, अरे सुनंदा जी आज इतनी जल्दी? हाँ, अरे मैं तो और पहले ही आ रही थी, पर फिर सोचा कि आज इतवार है तो क्या जाने तुम लोग सो रहे होगे, बस यही सोच के रुक गई। बड़ी मेहरबानी। वैसे आज क्या खत्म हो गया? अब थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, अब ये लो कटोरी भर दो। आज यही सोच के उठी थी कि सबके लिए बढ़िया खीर बनाऊंगी, पर डिब्बा खोलकर देखा तो मरी चीनी का एक दाना भी ना निकला। अब राकेश और निधि भी कल देर से घर लौटे थे तो उन्हें जगाना ठीक ना लगा मुझे। लाओ अब। हाँ, वैसे खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है। आज क्या बना लिया नाश्ते में? कुछ खास नहीं, मेथी आलू की सब्जी और पराठे हैं। अरे अरे अरे, मेथी आलू की भुजिया तो मुझे बड़ी पसंद है। बस जरा सी लहसुन और अदरक का तड़का लगाओ सूखी लाल मिर्च के साथ। अब वैसी बनाई है ना? खाओगी क्या? अरे नहीं, पर अब इतनी जिद कर रही हो तो दे दो थोड़ी सी। अब ऐसा करो, अपनी ही एक छोटी सी कटोरी में दे दो, कल आऊंगी तो वापस लेते आऊंगी। सुनंदा तारा की पड़ोसन थी और हमेशा ऐसा ही करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था तारा के घर जाकर खाना मांगना, कभी कच्चा सामान तो कभी पका पकाया खाना। सुनंदा किसी न किसी बहाने से तारा से वो सब मांग ही लेती थी और उसकी इस आदत से तारा के साथ साथ अब उसका बेटा ऋषभ भी चिढ़ने लगा था। माँ आप ना बहुत भोली हो, तभी तो वो औरत आपको हर रोज बेवकूफ बनाकर सब मांग ले जाती है। अरे एक बार सीधे शब्दों में मना कर दोगी तो फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं कल ही इस औरत के दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। नहीं बेटा, पुराने पड़ोसी हैं और सच कहूँ तो पहले सुनंदा जी ऐसी थी भी नहीं। तेरे बाबूजी बड़ा मानते थे उनके परिवार को, पर जब से महेश भैया गुजरे तब से थोड़ी बावली सी हो गई हैं। अब हो सकता है कुछ दिक्कत भी हो घर में। क्या दिक्कत होगी माँ? पति नहीं रहे तो क्या हुआ, उनका बेटा तो बढ़िया कमाता है, उल्टा उनकी तो बहू भी कमाती है। देखे नहीं उनके ठाठ, अभी पिछले महीने ही तो नई गाड़ी खरीदी है। और फिर सुनंदा ताई ने कभी खुद से कुछ कहा क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी हो ऐसा तो कभी नहीं जताया, उल्टा हमेशा अपने बेटे बहू की तारीफ ही करती रहती हैं। अब तू छोड़ ना ये सब और ये बता कि तू ऑफिस से छुट्टी कब ले रहा है? मिताली का फोन आया था मुझे, बोल रही थी शॉपिंग पर साथ चलने को। ओहो माँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप और मिताली देख लो ना सब कुछ प्लीज। ये लो
ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, जो लेना है और जितने का भी लेना है आप दोनों ही देख लो। दरअसल यहाँ मिताली नाम की जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी वो तारा की होने वाली बहू थी। ऋषभ और मिताली कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। ऋषभ वेल सेटल्ड था तो मिताली भी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। तारा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और फिर एक दिन, कैसी हो तारा, हो गई बहू के स्वागत की तैयारियां? हाँ जी, बस अब सब सही से हो जाए। वैसे तो ज्यादातर काम खुद मिताली ने ही संभाल रखे हैं। मेरे ऋषभ को तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। चलो बढ़िया है। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि वो थोड़ा सा गुड़ होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो सही, पर थोड़ा पुराना हो गया है। अरे अरे रे रे, फिर तो तुम्हारे काम का ही नहीं रहा होगा। ऐसा करो फिर जितना है मुझे ही दे दो। हैं? पर आप क्या करोगी उससे? सुनंदा वैसे थी तो तारा की पड़ोसन, लेकिन तारा ने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। लेकिन जिस तरह हर रोज खाना मांगने को लेकर सुनंदा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, उससे खुद तारा भी परेशान हो गई थी। और अब तो उसके घर की सत्ता भी बदलने वाली थी। ऋषभ की शादी के बाद उसकी रसोई अब उसकी बहू मिताली के हाथों में थी। और आज क्या पकवा रही हो बहू से तारा? कढ़ी चावल बनाए ताई जी, आपके लिए लेकर आऊं? हाँ जरूर लेकर आओ, कढ़ी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मिताली ने फौरन एक प्लेट में कढ़ी चावल लगाकर सुनंदा को दिए, जिन्हें सुनंदा ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और फिर बड़े प्यार से बोली, वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनाई बहू, जुग जुग जियो। अब ऐसा करो, इस कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी मुझे दे भी दो। जी बस अभी लाई। मिताली के लिए ये पहली बार था, इसलिए उसे कुछ खटका नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, सुनो जी, ये सुनंदा ताई की क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, एक नंबर की लालची औरत है। हर रोज खाना मांगकर खाने की आदत हो गई है। माँ को तो उसने अपने झांसे में ले रखा है, पर तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। साफ साफ मुंह पर मना कर देना। मिताली ने उस वक्त ऋषभ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। और फिर अगले दिन, और भाई तारा कहाँ हो? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। जरूरी काम हो तो मैं बुला लाऊं उन्हें? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेने आई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं रुकिए, मैं लाती हूँ। इसके बाद मिताली ने सुनंदा की लाई हुई छोटी सी बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे दे दिया, जिसे लेकर सुनंदा वापस अपने घर चली गई। और फिर ये देखो, ये बुढ़िया फिर कहीं से कुछ मांग कर ले आई। ओह गॉड, इसने तो नाक कटा रखी है हमारी। मांगू नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग तो मुझे कुछ देते नहीं, ना खाना और ना ही राशन। हाँ तो जीवन भर का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? अरे रहने की जगह दे रखी है, वो कम है क्या? भूलो मत, तुम्हारे पति ने जीवन भर जो कमाया वो अपनी बीमारी पर खर्च करवा कर चले गए। अब यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा और मेरे पति का है। और मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी राकेश। बोल बेटा। अब मैं क्या कहूँ माँ, मेरा कहना तुम सुनती कहाँ? कब से कह रहा हूँ छोड़ आता हूँ तुम्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में, वहाँ तुम भी खुश और यहाँ हम भी खुश। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, शायद मेरे ही समझने में गलती हो गई। मोहल्ले में तुम लोगों की इज्जत बनी रहे इसके लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि तू ही सही है। अब जब बहू ने ही कह दिया है कि ये घर मेरा नहीं तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी जीजी, हमारे घर में, जो आज से आपका भी है। तारा तुम? हाँ जीजी, बहुत अच्छा हुआ जो मिताली के कहने पर मैं उसके साथ तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। क्यों जीजी, क्यों कभी कुछ नहीं बताया? क्या बताती तारा कि मेरे खुद के बेटे को मेरी परवाह नहीं। मेरी बहू मुझे एक वक्त का खाना तक नहीं पूछती, आस पड़ोस से मांग मांग कर गुजारा चला रही हो। ये कैसे बताती तुम्हें और किस मुंह से बताती? कसूर तो आखिर मेरी परवरिश का ही है ना। नहीं ताई जी, कसूर आपका नहीं, बल्कि जिसका है वक्त उसे उसकी सजा जरूर देगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों पर कैसे बोझ बन जाऊं? और ऋषभ, वो क्या कहेगा? उन्हें मैं समझा लूंगी ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस अपनी बहू पर भरोसा रखिए और चलिए मेरे साथ। ये कहकर मिताली ने सुनंदा को गले से लगा लिया और सुनंदा में अब उसे ना कहने की हिम्मत नहीं। उसने एक बार भी पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ नहीं देखा और मिताली और तारा के साथ चल दी, अपनी बची हुई जिंदगी को अपने